इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय को अपनाना और एम्बिगुइटी को हल करने के साथ साथ आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम स्थापित करना रहा है। मीडिएशन एक्ट, मीडिएशन के संबंध में कोई स्टैंड अलोन कानून नहीं था। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मीडिएशन एक्ट 2023 में संसद से पास हो गया है। रिफॉर्म फॉर फैसिलिटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के अनेक प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। बिजनेस के क्षेत्र में कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया है और एक स्वस्थ वातावरण देने का सार्थक प्रयास किया गया है। एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशंस। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि एक्सेस टू जस्टिस एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दैट इंश्योर्स इंडिविजुअल्स कैन सीक एंड ऑब्टेन ए फेयर एंड इम्पार्शियल रेजोल्यूशन टू देयर लीगल डिस्प्यूट्स। न्याय की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ, ई कोर्ट्स, संसार में अगर हम ई कोर्ट्स के माध्यम से कभी विश्लेषण करेंगे इतिहास, तो कोविड पीरियड में संसार में सबसे ज्यादा भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हुई है। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है। टेलीलॉ, ई कोर्ट जैसी तकनीक योजनाएं शुरू की गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए न्याय बंधु, न्याय मित्र जैसी प्रो बोनो सुविधाएं प्रदान की जा रही है। क्योंकि न्याय प्रणाली ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस नेमिनी नेगंडा एस्ट मीन्स जस्टिस इज टू बी डिनाइड नोबॉडी, अर्थात किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूं। जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वकीलों के लिए भी लॉयर्स चैम्बर में तेजी आई है पिछले 9-10 सालों में, आपने देखा होगा फील्ड में। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जून 2023 तक कुल 412 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें सहित 763 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कुल 33 लाख से अधिक लंबित मामलों का निपटारा भी किया गया है। जुलाई 2023 तक देश में 785 फैमिली कोर्ट्स कार्यरत हैं। अब तक देश में 422 ग्राम न्यायालय भी हैं। अंत में इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों और प्रतिभागियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यहां जो सार्थक चर्चाएं होगी वे न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में पथ प्रदर्शक साबित होगी। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के जो एलेक्स चौक, जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ जस्टिस है, वो भी आए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। May I now request Honorable Chief Justice of India Dr. D.Y. चंद्रचूड़ to kindly address us। अब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Lord Chancellor and Secretary of State for Justice Mr. Alex Chalk, the Learned Attorney General Shri R. Venkatramani, Learned Solicitor General Shri Tushar Mehta, Chairman Bar Council of India Shri Manan Kumar Mishra, Vice Chairperson Bar Council of India Shri S. Prabhakaran, my distinguished colleagues of the Supreme Court, Chief Justices of the High Courts, Judges of the High Courts, all the other distinguished guests this morning.
It is a privilege to address this august gathering. At the outset, I applaud the Bar Council of India, the Law Society of England and Wales, the Bar Council of England and Wales, and the Commonwealth Lawyers Association for collaborating in putting together a conference of immense promise and relevance. Each one of us, individually and collectively, have volumes, whether it's now terabytes or gigabytes or petabytes, to learn from different jurisdictions, perspectives, and most importantly, from each other. All we need is the humility to recognize this vast scope to learn and platforms for such an exchange. The aim of the conference to promote what has been eloquently phrased by the organizers as introspective discourse and constructive dialogue is indeed noble. Over the next 2 days, we will witness some of the best minds, including judges from across the globe, my own distinguished colleagues in the Supreme Court and in several high courts, global practitioners and legal scholars discuss the diverse challenges to justice delivery. As the inaugural speaker, however, I believe my task is different. Instead of addressing specific challenges to justice delivery, I seek to present an umbrella framework to address these challenges and find innovative solutions. It is utopian to think that there will be a day when we will find perfect solutions and no challenges to justice delivery. However, it is definitely not utopian to aspire to a world where nations, institutions, and most importantly, individuals are open to engage with and learn from one another without feeling threatened or belittled. It is in this engagement that I believe lies the framework to find mutual solutions. Firstly, engagement between nations, constitutions, and legal systems. What better example than our own beloved Constitution? From the drafting of our Constitution to the adjudication of constitutional questions, India has a rich tradition of engaging with foreign constitutions and precedents. It is often argued, and I tend to agree, that our openness to draw from foreign experiences is rooted in our perception of the Constitution as a transformative document. When a Constitution is perceived as transformative, it is more likely that foreign experiences will be drawn as inspiration of how such transformation is possible on several issues. In a number of my own judgments, and that applies to my colleagues in the Supreme Court, we survey the position of law adopted by international organizations and various national jurisdictions. I have found this to be a worthwhile exercise to not only contextualize answers to constitutional questions, such as public interest immunity claims for non-disclosure, but also commercial law questions like remuneration of arbitrators. India has a relatively infant law, as legal discourse goes, the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. And we have drawn extensively from jurisdictions such as the UK, the US, Australia, Singapore, only to name a few jurisdictions. Knowledge sharing is, of course, a two-way street, with decisions of the Indian Supreme Court being regularly cited and relied upon by foreign courts faced with thorny questions. At the administrative level too, the Indian judiciary must remain receptive to collaborating with various nations. India has played a pivotal role by constructing the Supreme Court buildings in Mauritius and in Bhutan. Recently, I had the privilege of signing an MOU with the Chief Justice of the Supreme Court of Singapore in the field of judicial cooperation. Chief Justices coming from diverse jurisdictions such as Kenya, the first woman Chief Justice, the Chief Justice of Mauritius, Chief Justice Sundaresh Menon of the Singapore Supreme Court have all collaborated with India and have visited us in the recent past. Indeed, nothing explains this push towards engagement across nations better than the slogan for the recently concluded G20 summit, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is but one family. Let me dwell briefly on institutions. The next layer of my framework is engagement with institutions within the country. While the Constitution provides for separation of powers between the legislature, the executive, and the judiciary,
it also creates a space for institutions to learn from each other and deliver justice. In our tendency to emphasize differences, we often forget the abundant examples of collaboration between institutions to further the interest of justice. This holds true not only in lofty constitutional challenges, but more frequently in the everyday interactions between the courts and government. Back in the 1980s, in the case of Azad Rickshaw Pullers Union versus State of Punjab, the vagaries of a legislation that mandated rickshaw pullers to be owners of the rickshaws they plied was under challenge before the Supreme Court. Instead of an adversarial approach, the Supreme Court and the government worked together to craft a solution. In his classic flair, a distinguished judge of our court wrote, "The state, by exercising its legislative power alone, could not produce justice until this formula was hammered out. The court, with its process of justice alone, could not produce a viable project. But now justice and power have come together, and hopefully we have fulfilled the words of Blaise Pascal. Justice without power is inefficient. Power without justice may be tyranny. Justice and power must therefore be brought together so that whatever is just may be powerful, and whatever is powerful may be just." I am sure that the learned Solicitor General and the learned Attorney General present in the audience today will agree that this spirit of collaboration between the court and the government exists even today. I will give just one example. A constitution bench of the Supreme Court is presently hearing a challenge pertaining to whether a person holding a driving license to drive a light motor vehicle can drive a commercial vehicle under the Motor Vehicles Act. Instead of viewing the case as an adversarial challenge, the court and the government are collaborating to protect the livelihood of millions of drivers across the country. We may present disparate institutions, and our constitutional structure may place us at different ends of the table, but our ultimate aim is the same: for the nation to progress and prosper. Institutional collaboration is a precursor to solution finding not only while adjudicating judicial questions, but it also plays a significant role in increasing access to justice. The Supreme Court's E-Committee is not working in isolation, but with constant cooperation with other forms of governmental institutions. Just last week, a meeting of the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister approved Phase 3 of the E-Courts project with a financial outlay of over 7,000 crore rupees. Immediately after this function gets over, I'm meeting through to lunch with the entire team of the Department of Justice to now implement the project. The E-Courts program, being implemented collectively by the E-Committee, Supreme Court of India, and the Union Ministry of Law and Justice, is a perfect example of institutions collaborating to make justice more accessible, affordable, and transparent. The third aspect, or the third layer, is what we can do as individuals. The third and final layer of my framework is setting aside our differences and engaging as individuals in the service of the nation. When I think of this idea, it reminds me of the heartwarming friendship between one of my idols, Justice Ruth Bader Ginsburg of the US Supreme Court, and her contemporary Justice Antonin Scalia. Many of you would recall the iconic image of these doyens seated on top of an elephant during their visit to Rajasthan in 1994. Despite their divergent judicial philosophies, they shared an enduring bond rooted in their love for opera, mutual respect for each other's intellect, and a commitment to justice. Just like Justice Ginsburg and Justice Scalia, there is often a variety of viewpoint and perspective between my colleagues and on the bench and me. But that is why we are a national court. However, when the day comes to a close, we come together and share moments of camaraderie. This idea of friendship beyond differences may seem light-hearted. However, it plays a pivotal role in fostering mutual respect for each other's perspectives and in acknowledging that there is always something to learn from each other. Only when we recognize the shared intention to deliver justice can we sit on the same table and find solutions.
The drafting of the Constitution by the Constituent Assembly is also a classic example of engaging beyond partisan lines. Individuals from different regions of India, diverse backgrounds, and even conflicting ideologies came together to draft the Constitution in one voice. In his last speech before the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar articulately said, "The task of the drafting committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly had been merely a motley crowd, a tessellated pavement without cement, a black stone here and a white stone there, is which each member or each group was a law unto itself." We find the same bipartisan effort, and this is something to which we as citizens of India must be proud, has gone into the passing of the Women's Reservation Bill recently in Parliament. The making of our Constitution is indeed a perfect encapsulation of the framework that I have proposed today. Before I conclude, in the spirit of this being an international lawyers' conference, I would like to highlight that while the judiciary definitely bears the responsibility to administer justice and uphold the rule of law, my friends at the bar, you play an equally vital role in an era characterized by ever-increasing globalization. The role of lawyers has evolved to address myriad global legal challenges. The rapid advancement of technology has created complex legal issues, with lawyers leading the way in navigating this landscape. They ensure clients and governments adapt to tech changes while upholding legal rights and regulations, covering areas like cybersecurity, data privacy, and intellectual property. Lawyers also bear significant commercial responsibility, driving economic growth by helping clients and governments enhance business efficiency and cross-border operations. Through their role in facilitating international trade, investments, and collaborations, they contribute to our nation's economic well-being and global cooperation. Just as Indian industry has radically altered its footprints from 1980 or earlier, by now reaching out across the world, I believe it's time for our lawyers to reach across the world in a global landscape. The government is in the process of creating infrastructure. There is a global outreach by the government to the rest of the world. I believe that our legal profession must not be left behind. We cannot look upon ourselves as merely domestic practitioners. Our reach, our vision, our outlook must now become global. While none of us have a magic wand to wish away the challenges to justice delivery, I am certain that the sessions lined up over the next 2 days will inspire each of us to collaborate as nations, institutions, and individuals to find innovative solutions. With that, I come to the end of my address. I thank you for your attention. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय। लोक हृदय में पूजित प्रतिष्ठित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी श्वासों में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है, जिन्होंने भारत की संस्कृति विश्व एक परिवार है को इन 9 सालों में भारत के नाम के साथ ऐसा गढ़ा कि पूरे विश्व में इस सोच का अभिनंदन है, इस संस्कृति का वंदन है। May I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address us. भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय कानून मंत्री मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यूके के लॉर्ड चांसलर मिस्टर एलेक्स शॉक, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी माननीय जजिस,
बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य, विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, राज्यों से आए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, दुनिया भर की लीगल फ्रेटर्निटी के दिग्गज लोगों को मिलना, उनके दर्शन करना, ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आज उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं। इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं, उन्हें मैं एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा,
नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र, न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां, मेरा कानून मेरे यहां। जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए, दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए। साथियों, एक अहम विषय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का है। तुषार जी ने इसका काफी वर्णन भी किया। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में एडीआर का चलन भी तेजी से बढ़ा है। मुझे बताया गया है इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है। भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है, हमारे संस्कार में रहा है। इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है। भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था
तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था, 35 पैसे। यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है। पिछले 6 साल में करीब 7 लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है। साथियों, जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरलता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून 2 प्रकार से प्रस्तुत किए जाए। एक, जिस भाषा पे आप लोग के आदी हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा, और दूसरा देश का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा। उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफ़ी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूँगा। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, 2 प्रकार से, और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है, और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इतने से काम में 75 साल लग गए, और ऐसे के लिए, इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट होना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उससे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से, न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है। ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा जुड़ना होगा।
मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपकी अति गरिमामय उपस्थिति तथा प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। थैंक यू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपका भी धन्यवाद पधारने के लिए। आई थैंक ऑल द एस्टीम्ड डिग्निटरीज ऑन द डेस्क फॉर देयर प्रेजेंस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। May I request you all to kindly remain at your respective places. माननीय प्रधानमंत्री जी, thank you the Honorable Chief Justice of India for your gracious presence. माननीय विधि एवं न्याय माननीय प्रधानमंत्री जी, thank you the Honorable Chief Justice of India for your gracious presence. ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।